वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर के उपस्थित है आपका बिहार बोर्ड का मैट्रिक 2000 परीक्षा में जो विज्ञान में अंतर और चित्र आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका मोस्ट वीवीआई चित्र तथा अंतर को, यह हमारा पार्ट 2 है। इसका हमने एक और पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने बताया था फिजिक्स में वह कौन कौन से अंतर हैं जो कि एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका 2 से 3 अंतर आपका एग्जाम में जरूर लड़ेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के कितने अंतर। तो 6 अंतर को हमने आज की इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, और पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के 5 अंतर को कवर किया था। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा जो पहला अंतर है वह है अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। हमारा प्रश्न पहला यही है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए बिना समय वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको 6 अंतर देखने वाले हैं। हम केमिस्ट्री में कितने अंतर देखने वाले हैं, तो 6 अंतर देखने वाले हैं। इसीलिए पहला साइड में है अम्ल, दूसरा साइड में है क्षारक। अम्ल में पहला क्या है कि यह स्वाद में खट्टा होता है, और क्षारक यह स्वाद में कड़वा होता है। जैसा कि आपको ही पता है कि अम्ल एक स्वाद में खट्टा होता है तथा क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। यही पहला इन लोग का अंतर है। फिर दूसरा है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन? तो अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी उल्टा है, अम्ल नीला को लाल करेगा और क्षारक लाल को नीला करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा अंतर है कि यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, क्षारक मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो अम्ल मिथाइल ऑरेंज को कौन सा कलर करेगा? तो लाल, और क्षारक पीला। ठीक है, यह है तीसरा अंतर। फिर अगला अंतर है कि यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, परंतु क्षारक यह जल में घुलकर OH- आयन देता है। ठीक है, फिर पांचवा है, यह क्षारक को उदासीन करता है, यह अम्ल को उदासीन करता है। मतलब यह दोनों विपक्ष है एक दूसरे का। अम्ल क्षारक को उदासीन करेगा और क्षारक अम्ल को उदासीन करेगा। ठीक है, फिर अगला अंतर हम देखेंगे तो इसका pH 7 से कम होता है। मतलब अम्ल का pH 7 से कम होगा और क्षारक का pH मान 7 से ज़्यादा होगा। फिर आपका अंतिम जो अंतर है कि यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, परंतु क्षारक हल्दी के पीले रंग में लाल भूरे रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो आपका पहला अंतर जो था वह था अम्ल और क्षारक में। यह एग्जाम में आपका कितना नंबर का पूछा जाता है? तो एग्जाम में आपका जब भी पूछेगा यह 5 नंबर का पूछा जाएगा, और चूंकि हमारा सब अंतर मोस्ट वीवीआई है, इसीलिए आपको इसे याद रखना है। तो चलिए बिना समय अगले अंतर को देखते हैं। हमारा अगला अंतर है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। तो यह आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए इसमें आपका 2 ही तो टॉपिक काफ़ी है अंतर देने के लिए। ठीक है, जहाँ 5 नंबर का पूछेगा आप 5 अंतर दे दीजिएगा तो वह काफ़ी होगा, और 2 नंबर का पूछेगा तो आप 3 दे दीजिएगा तो बहुत सही रहता है। ठीक है, तो एक तरफ है क्षारक, दूसरा तरफ है क्षार। क्या है? तो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, जबकि सभी क्षार जल में विलय होते हैं। मतलब सभी क्षारक जल में नहीं घुल सकते हैं, परंतु क्षार है जो वह जल में घुल सकता है। ठीक है, फिर अगला अंतर है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। मतलब यह समझिएगा, सभी क्षारक जो है वह क्षार नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी क्षार वह क्षारक हो सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका जो 2 अंतर क्षार तथा क्षारक में लिखना था, जो कि आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला अंतर है वह है धातुओं और अधातुओं में अंतर।
माफ करिएगा, हम जो शुरू से बोल रहे कि आपको 6 अंतर देखेंगे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुल 7 अंतरों को। केमिस्ट्री में हम 7 मोस्ट वीवीआई अंतर को देखने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में, जिसमें से आपका तीसरा नंबर जो अंतर है वो क्या पूछा जा रहा है कि धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखे। ठीक है, तो ये पहला भौतिक गुण के आधार पर अंतर, और हम आपको रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर देंगे, क्योंकि दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है, आपका भौतिक पे भी और रासायनिक पे भी। और यदि आपको भौतिक गुण या रासायनिक गुण नहीं पूछे तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भौतिक गुण के ही आधार पर लिखें, क्योंकि रासायनिक गुण के आधार पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पहले हम भौतिक गुण के आधार पर ही देख लेते हैं। तो पहला धातु में क्या है, यह चमकदार होती है, और अधातु यह चमकदार नहीं होती है, जिसमें अपवाद है आयोडीन। मतलब कि धातु जो है वह सभी धातु हैं वह चमकदार होंगी, और सभी अधातु चमकदार नहीं होगी, परंतु यह जो आयोडीन है यह एक अपवाद है। मतलब कि यह चमकदार होती है, अधातु होने के बावजूद भी यह चमकदार होती है। ठीक है, फिर दूसरे की धातुएं आघातवर एवं तन्य होती है, लेकिन अधातुएं भंगुर होती हैं। अब ये आघात और तन्य क्या है, मतलब धातुओं को यदि आप पीटिएगा तो वह पतले तार में परिवर्तित हो जाएगा पीट पीट के, लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, मतलब आप इसे पीटिएगा तो यह टूट के भरभरा जाएगी। ठीक, आपको यह भी बता दें, यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका कि वैसा कौन सा धातु है जिसमें सबसे ज्यादा आघातवर तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका सोना होगा, जो कि 24 कैरेट सोना को आप 2 किलोमीटर के लंबे तार में आप परिवर्तित कर सके हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा नंबर आपका अंतर है कि धातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होती हैं, परंतु अधातु विद्युत ऊष्मा का कुचालक होती है। मतलब धातु आपका इतना बड़ा धातु है कोई, ठीक है, यदि उसमें आप यहाँ पे ऊष्मा हीट देंगे तो यहाँ पे भी वह गर्म हो जाएगा, वरना यहाँ से विद्युत का प्रवाह करेंगे इस एरिया से तो आपका इसमें पूरा में विद्युत का प्रवाह होगा। परंतु आपका जो अधातु है, यदि अधातु है तो उसमें यहाँ पे आप बिजली देंगे तो इधर कहीं बिजली का असर नहीं होगा, विद्युत प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, फिर हम जो अगला अंतर फिर देखेंगे वह है कि धातु प्रायः ठोस होती हैं, पारा जिसमें अपवाद है, और अधातु प्रायः ठोस एवं गैस होती हैं, जिसमें ब्रोमीन अपवाद है। मतलब कि धातु में सब धातु ठोस होती है, एक अपवाद पारा है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, परंतु सभी अधातु प्रायः ठोस या गैस की अवस्था में होती है, जिसमें ब्रोमीन अपवाद है जो कि कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा काफी बार कि वैसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य है, तो ब्रोमीन होगा, और वैसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य है, तो वह पारा होगा। ठीक है, फिर हम अंतिम जो अंतर देखेंगे आपका धातु का गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, और अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देखा। अब हम फटाफट से रासायनिक गुण के आधार पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रहा आपका रासायनिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर। तो पहले हम आपको यह बता दें कि यह कितने नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यह अंतर आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रासायनिक गुण के भी आधार पर देख लेते हैं। तो यह विद्युत धनात्मक होते हैं, यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यह तो बताइए आपको कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। फिर धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आपका भौतिक गुण के आधार पर ही आसान होगा, रासायनिक गुण के आधार पर थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, फिर चौथा अंतर के धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या
हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु अधातु यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं। फिर पांचवा है कि धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यह था आपका रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आपका जो अगला अंतर है पूछा जाता है एग्जाम में कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखें। यह आपका एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो यह 2 नंबर या 5 नंबर दोनों का पूछा जा सकता है। ज़्यादा चांस है 2 नंबर का, लेकिन हम आपको 5 अंतर यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ताकि आप 5 नंबर के प्रश्न में भी लिख दें। तो पहला है कि धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। यह तो सभी को पता है। फिर आपका अगला है कि धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम ई होते हैं और ऋणायन में मूल परमाणु में ई की संख्या अधिक ई होती है। ठीक है, फिर तीसरा कि धनायन में परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है और ऋण आयन में परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रहता है। फिर चौथा है कि इसका आकार मूल परमाणु से छोटा होता है और इसका आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है। फिर इस अंतिम है कि धन आयन का निर्माण धातुओं से होता है, ऋण आयन का निर्माण अधातुओं से होता है। तो यह थे आपके 5 अंतर धन आयन तथा ऋण आयन के बीच में। चलते हैं फिर हम आगे अंतर की ओर। फिर आपका जो अगला अंतर है वह है आयनिक बंधन और सह संयोजक बंधन में अंतर। तो चलिए बिना समय का फटाफट से इस अंतर को भी देख लेते हैं। तो यह धातु और अधातु के संयोग से बनता है आयनिक बंधन, लेकिन सहसंयोजक बंधन यह 2 अधातुओं के संयोग से बनता है। फिर आयनिक बंधन इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन सहसंयोजक बंधन इसका द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, फिर यह जल से विलय होते हैं। कौन? तो आयनिक अंदर जल से विलय होते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंधन जो है यह जल में अविलय होता है, मतलब जल में घुलनशील नहीं होते हैं। फिर चौथा है कि यह कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। सहसंयोजक बंधन यह कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, मतलब कि आयनिक बंधन जो है वह कार्बनिक विलायन में विलय अविलय होता है, मतलब कार्बनिक विलायन में विलायक में नहीं घुल सकते हैं, परंतु सहसंयोजक बंधन यह कार्बनिक विलायक में घुल सकते हैं। फिर अगला है कि यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। आयनिक बंधन द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन सहसंयोजक बंधन यह विद्युत का कुचालक होते हैं किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो अगला अंतर जो आपका था वह है आयनिक तथा सहसंयोजक बंधन। यह आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। फिर आपका जो अगला अंतर है वह है भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। यह आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला है कि इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसमें? तो भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन निष्पादन में इसमें वायु की सीमित मात्रा से अयस्क को गर्म किया जाता है, मतलब वायु का एक सीमित ही मात्रा में निष्पादन में अयस्क को गर्म किया जाता है। फिर दूसरा है कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है और निस्तापन है यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर अंतिम है कि इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तीसरा इसका है कि इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका था 5वां अंतर वह था भर्जन। और छठा अंतर है कि भर्जन तथा निष्पादन में क्या अंतर है, यह आपका 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम अंतर। तो यह रहा आपका आज का अंतिम अंतर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो यह आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो पहला अंतर है कि इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, लेकिन असंतृप्त इसका प्रथम सदस्य एथीन और एथाइन होता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें एल्केन कहते हैं इसे, और असंतृप्त को एल्किन या एल्काइन कहते हैं। फिर तीसरा कि यह कम क्रियाशील होते हैं, इसमें क्या
यहाँ पे 3 नंबर छूट गया है कि यह ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फिर चौथा नंबर कि इसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। फिर इनका जो अंतिम अंतर है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n या CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। तो आज के इस वाले वीडियो में हमने देखा कि बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रत्येक वर्ष अंतर जो होते हैं, अंतर विज्ञान के अंतर, उसमें आज हमने केमिस्ट्री के मुख्य 7 अंतर को देखा, जिसमें से आपका 2 अंतर तो आराम से आपका एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम अंतर देखेंगे, प्लस में चित्र देखेंगे हम कि कौन कौन सा चित्र आपका एग्जाम में आता है, जिससे आपको बनाना सीख लेना चाहिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, लेकिन अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड तमाम जानकारी नोट्स आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले प्राप्त होता है, तथा यहाँ पे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और हर खबर आपको पक्की प्राप्त किया जाता है। तो बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।